अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ हेतु आलू की फसल में अंतर्वर्तीय खेती पर जानकारी। सूरजमुखी के अधिक उत्पादन देने वाले किस्में और बुआई प्रबंधन। हमारे प्रदेश के किसान भाई आलू की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं और इसकी बुआई वो एक निश्चित दूरी पर करते हैं, जिसके कारण इनकी कतारों के बीच खाली जगह बच जाती है और इस बचे हुए खाली स्थान पर किसान अंतर्वर्तीय फसल जैसे कि मक्का, धनिया, बौखला इत्यादि की बुआई कर अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। तो आप आलू की फसल में इन अंतर्वर्तीय फसलों की बुआई किस तरह से करेंगे, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आलू अनुसंधान संस्थान जिला पटना के डॉक्टर संजय यादव। आलू जो हम लगाते हैं तो उसकी जो पत्ती से पत्ती की दूरी होती है 60 सेंटीमीटर रखते हैं। तो वो जो बीच में जगह बचती है तो उस जगह में हम कोई दूसरी क्रॉप जो है उसी समय ले सकते हैं। तो वो किसान के लिए एक एक्स्ट्रा उसका लाभ हो जाता है। और ये जो है आजकल जो है ज़्यादातर पॉपुलर जो है यहाँ के लिए, इस रीजन के लिए आलू के साथ मक्का की खेती जो है उसको किया जा सकता है। और उसको करने से पहले कुछ उसमें मक्का के अलावा आप दूसरी भी कुछ जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियाँ हैं, उनकी भी खेती कर सकते हैं। साथ साथ में ये बोगला एक बोलते हैं उसको भी लगा सकते हैं। सरसों वगैरह भी कुछ किसान करते हैं, लेकिन सरसों में क्या है कि करने से दिक्कत होती है कि उसमें ये माहू वगैरह का अटैक जो होता है और वो जो है वायरस रोग फैलने के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको जो तो अवॉइड करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए सरसों को आलू के साथ। और ये जो मक्का का जो है मुख्य रूप से जो करते हैं उसमें दो तरह की होती है। एक तो आपका एडिटिव सीरीज बोलते हैं उसको, जिसमें आलू का जो है उसमें पॉपुलेशन या पौधों की संख्या जो होती है एक वो निश्चित होती है, उसको कम या अधिक नहीं करते हैं, वो सामान्य रहती है। और इसमें जो मक्का की फसल है उसका जो है एक्स्ट्रा में उसको डालते हैं। तो उसमें डालने का हो सके आधा डाल दें, आधा पॉपुलेशन रखते हैं, या उसमें 1/4 कर दें और 2/3 कर दें। एक होता है दूसरा उसमें रिप्लेसमेंट सीरीज, जिसमें जो होता है आपकी जो मुख्य फसल है आलू है उसको जो है उसकी जो पौधों की संख्या 1 हेक्टेयर में होती है उसको कम करते हैं, कुछ जैसे 2/3 कर दे या फिर वहाँ उसको एडजस्ट करते हैं मक्के से। तो ये रिप्लेसमेंट सीरीज होती है। इसमें जो है दोनों की उत्पादकता थोड़ा कम होती है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी उत्पादकता होगी वो आलू से ज़्यादा होगी। मक्का और आलू दोनों मिलकर केवल अगर आलू लेते हैं तो आलू से ज़्यादा होगी है। लेकिन उसमें सावधानियां ये, जो इसका सिद्धांत ये कहता है कि आप ऐसी फसल लें जिसका जो जलवायु की आवश्यकता है, नमी की आवश्यकता है या भूमि की आवश्यकता है, वो आलू की जो आवश्यकता है उससे मिलती जुलती हो। अगर उससे अलग होगा तो आपका जो है उत्पादकता प्रभावित होगी, आपको उपज कम मिलेगी। दूसरा है कि उसका जो एक जड़ तंत्र देखते हैं कि जड़ तंत्र जैसे आलू का है कि वो उथला होता है, सैलो जिसको बोलते हैं, और मक्का का है तो थोड़ा गहरा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जड़ तंत्र दोनों का अलग हो, मुख्य फसल का और दूसरा जो आप इंटर क्रॉप या अंतर क्रॉप ले रहे हैं उसका। तो उससे आप पोषक तत्व और जो नमी है ना उसको आप बहुत बढ़िया से वो दोनों फसल यूटिलाइज करती है। जैसे जो उथला वाली है तो ऊपर वाली सतह का जो पोषक तत्व और नमी है उसको उपयोग करेगी, और जो गहरी जड़ वाली है तो नीचे वाला जो है पोषक तत्व उसको करेगी। तो इसमें दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा जो है पोषक तत्व के लिए या नमी के लिए नहीं होती है।
साथ ही साथ जो ऊंचाई का भी एक ध्यान हम रखते हैं जब लेंगे जो इंटरक्रॉप, तो दोनों की ऊंचाई जो है मुख्य क्रॉप और अंतर क्रॉप की एक समान जो है नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि जैसे आलू है तो आलू जो है नीचे है, छोटा होता है जिसकी ऊंचाई, और मक्का है इसका ज़्यादा होता है। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे कि आपका जो सूर्य की किरणें या फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी होता है, जिसमें पौधा अपना भोजन बनाता है, तो उसका जो है ना वो बढ़िया से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। जैसे नीचे वाला जो है इस तरह से आलू ले लिया, ऊपर का है वहाँ से जो है मक्का ले लिया, तो उनमें दोनों में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन जो बोलते हैं या प्रतियोगिता नहीं होती। नहीं, मक्का का है अब वो किस रूप में लगाना चाहता है। जैसे मक्का की पॉपुलेशन अगर 100% रखना चाहता है तो जो नॉर्मल सीड लगता है वो लगेगा, लगभग हाइब्रिड है तो 20 kg के आसपास सीड लगेगा उसमें पर हेक्टेयर। और आलू का भी नॉर्मल जो है सीड रेट है, अगर साइज मीडियम साइज है जो स्टैंडर्ड साइज है तो आपको 25 से 30 कुंटल तक आलू का लगेगा। और हाँ, पर ध्यान ये रखें कि अगर 100% दोनों की पॉपुलेशन है तो उस अवस्था में आपको फर्टिलाइजर जो है ये जो है दोनों का रिकमेंडेड जो डोज है वो डालना पड़ेगा। नाइट्रोजन में थोड़ा सा कमी कर सकते हैं आप 30%, वो भी मक्का के केस में, मक्का का जो दे रहे हैं। बाकी आलू के लिए तो आपको पूरा जो रिकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन की इसमें, ताकि जो है इसको किसी भी तरह का प्रतियोगिता या स्ट्रेस टाइप की स्थिति न हो और आपका जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहे। नहीं, दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी है उसमें बढ़िया रहता है, चूंकि आलू के लिए दोमट मिट्टी चाहिए या बलुई दोमट जिसमें बढ़िया से किया जा सकता है, तो उसके लिए भी वैसी ही दोमट मिट्टी में सभी अक्सरता जो है इंटरक्रॉप आसानी से ली जा सकती हैं। नहीं चाहेंगे कि जो आपका है जमीन तो बढ़ नहीं रही है, दिन पर दिन घट रही है, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप एक ही जमीन में एक समय में अगर 2 फसल लेते हैं तो आपकी जमीन बचेगी, पैदावार भी बढ़ती है, उसके साथ साथ जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ, वो भी बढ़ता है। इंटरक्रॉप लेते हैं तो बढ़ता है। किसान के लिए जो मुख्य है कि वो उसको अधिक से अधिक जो है लाभ जरूरी है, तो लाभ उसको अधिक मिलता है। इसमें कम भूमि, एक ही भूमि से उसको लगभग 2 फसल वो ले लेता है और लाभ जो है लगभग 20-30% ज्यादा मिल जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। सूरजमुखी के अधिक उत्पादन देने वाले किस्में और बुआई प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सूरजमुखी एक कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली फसल है और बहुत से किसान भाई इस मौसम में भी इसकी खेती करते हैं। तो जो कृषक अभी इसकी बुआई करने जा रहे हैं वो इसकी बुआई करते समय कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति में। मुख्यतः इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में की जाती है, लेकिन चूंकि खरीफ में बरसात की वजह से इसकी गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित होता है, इसलिए अगर हमारे किसान भाई कुछ तकनीकी बिंदुओं का ध्यान रखते हुए अगर में इसकी खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा से अच्छा उत्पादन इससे प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए मुख्य रूप से बात आती है कि भूमि का चयन। किसान भाइयों, जहां तक जो हमारी भूमि की बात आती है तो सूरजमुखी की खेती मुख्यतः सभी प्रकार की जाती है, लेकिन इसकी सफलतापूर्ण खेती के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए अगर इसमें भारी मिट्टी में खेती की जाए जिसमें पानी अच्छी तरह से रुकता हो, ऐसी खेती इसके लिए उपयुक्त होती है। खेत के चुनाव के बाद किसान भाइयों बात आती है कि मिट्टी की तैयारी किस तरह से करें। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है, क्या हम अन्य फसलों से जो हमारी फसल से खेत खाली हो रहा है उसको खाली होने के बाद प्रथम जुताई मिट्टी पलट हल से और 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या रोटावेटर से जुताई करके और पटा लगाकर खेत को समतलीकरण के बराबर कर लेते हैं। इस तरह से आप देखेंगे हमारा खेत बुआई के लिए उपयुक्त हो जाता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों बात आती है कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उनका हम किस तरह से चुनाव करें। इसके लिए 2 तरह की प्रजातियां हमारे किसानों के द्वारा यूज की जाती हैं। नंबर 1 जो हमारी संकुल प्रजातियां हैं जिनमें हमारी सूर्या है और हमारी मॉडर्न प्रजाति ऐसी है जो बहुत ही पुरानी भी है और किसानों के यहाँ इनका अच्छा परफॉर्मेंस आता है, इनका हमारे फसल उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों इसमें कुछ हमारी प्रजातियां और भी हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनको संकर प्रजातियां हैं। इनमें हमारे पास हैं
प्रजातियों की बहुत ही अच्छी प्रजातियां आ गई हैं, जिनका हमारे किसान भाई अपने उत्पादन में शामिल करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए जो हमारी संकुल प्रजातियां हैं, संकुल प्रजातियों में इसके जो करीब 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, और जो हमारी संकर जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं उनके लिए 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आप जानते होंगे हमारे सभी किसान भाई, सरकार की भी मंशा है कि हम अपने समस्त किसान भाइयों के जो बीज बुआई करें वो बीज शोधन के उपरांत ही बुआई सुनिश्चित कराएं। उसके लिए आप देखेंगे कि 2 महत्वपूर्ण दवा, एक तो कार्बेंडाजिम, अगर कार्बेंडाजिम दवा मिल जाती है तो उसकी 2 ग्राम मात्रा की दर से, अगर थीरम है तो उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बीज प्रति किलो बीज की दर से शोधित करके अगर हम बोते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक जो रोग लगते हैं उनसे हम अपनी फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक किसान भाइयों है खाद और उर्वरक की बात आती है, खाद और उर्वरक के संबंध में कहना है कि आप जो हमारे किसान भाई हैं खाद उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। अगर मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है और नहीं हो पाती है तो किसान भाइयों उसके लिए आपसे ये निवेदन है कि जो हमारी संकुल प्रजातियां हैं उसके लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अगर हमारे पास संकर प्रजाति है तो उसके लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। एक सफलतापूर्ण उत्पादन के लिए एक और कहा जाता है कि अगर इसमें हम जिप्सम का अगर हम कम से कम 200 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर देते हैं तो इसमें जो मिट्टी के भौतिक गुण है उनमें भी सुधार आता है और सल्फर की आपूर्ति भी हमारे फसल में हो जाती है। चूंकि ये तिलहनी फसल है, इसमें सल्फर देने से इसका उत्पादन 20% बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों इसमें जो है नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही, जिस समय हम लास्ट जुताई कर रहे हैं उसी समय करके और हम अपनी फसल की बुआई कर देते हैं। इसमें यह ध्यान रखने की बात है फिर ऐसे समय पर चुनाव के लिए हम उस प्रजाति का चुनाव करें जो कम समय की प्रजाति हो, जिसमें समय कम लगता हो। जहां तक किसान भाइयों बीज बुआई की विधि आती है, इसके लिए संस्तुति ये की जाती है कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे की दूरी, अगर हमारी बुआई भी हो गई है तो 10-15 दिन बाद जब हम थिनिंग करेंगे बुआई के करीब 20-25 दिन बाद, तो उसमें पेड़ से पेड़ की दूरी 15 सेंटीमीटर निर्धारित की जानी चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फसलों की उपज को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का समेकित नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है और इन फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख कारक है रबी फसलों में मोथा खरपतवार का प्रकोप, जो कि मुख्य फसल को काफी हानि पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, आप इस खरपतवार का समेकित नियंत्रण किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं जिला कटिहार के एक कृषि वैज्ञानिक सुनील कुमार से। मोथा का उत्पत्ति जो है, जिधर नहरीय क्षेत्र है, जिधर भी नहर का पानी आता है, तालाब का पानी आता है, नदी का पानी आता है, उस क्षेत्र में देखेंगे कि आपका मोथा का प्रकोप अधिक मात्रा में आपको मिलेगा। खासकर ये दोमट मिट्टी में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। अब तो अक्सर देखिएगा आपकी जो केवाल मिट्टी है उसमें भी इसकी संख्या मिलने लगी है। इससे क्या है कि करीबन आपका मकई के केस में 30 to 40% लॉस जो है आपका उसके कारण होता है। गन्ना के केस में देखें, गन्ना की खेती करते हैं किसान भाई, गन्ना में भी करीब 40 से 45% जो है आपका मोथा अपटेक कर लेता है। जिस खेत में मोथे की संख्या ज़्यादा होगी, पर स्क्वायर मीटर करीबन 200 से 300 पौधे होंगे, उस खेत में करीबन 40 से 45% तक वो ले लेगा। देखिए, अब मोथा के नियंत्रण के लिए है कि आप यांत्रिकरण कर सकते हैं, गहरी जुताई कर सकते हैं। जितना आप नीचे से निकालेंगे उतना देखेंगे उसका राइजोम जो है कटते जाएगा, और राइजोम जब कटेगा तो वो जो है आपका जो ट्यूबर है, ट्यूबर जो उससे कनेक्टेड है वो ट्यूबर फिर से जर्मिनेट कर लेगा। तो कभी जिस खेत में मोथा खत्म होने वाला मैकेनिकल से नहीं है। अभी तक
इसका खड़े फसल में नियंत्रण नाम की कोई दवा नहीं थी पूरे भारत में। अब ये आपका इसके लिए एक होलोसल्फुरान मिथाइल करके दवा 75WG करके दवा आई है बाज़ार में। ये मकई और गन्ना के केस में 1 एकड़ खेत के लिए 36 ग्राम मात्र दवा लगती है। इसका घोल तैयार करके जैसे आपका मकई के केस में 20 से 25 दिन लगाए हुए हो जाता है, तो 20 से 25 दिन में जनरली जितने घासें हैं सब बाहर आ जाती है। बाहर आ जाने के बाद उसमें एक हल्की सिंचाई कर दें ताकि नमी रहे, अगर नमी नहीं है खेत में तो मॉइस्चर देख लें, और उसके बाद इसका एक सार छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद किसान भाई घबराए नहीं, 15 दिन में ये ऊपर से टिप से ये पीला होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। 15 दिन के बाद जब इसकी गांठ निकाल के देखेंगे तो वो भी आपका सड़ा हुआ मिलेगा। और आपके मकई के फसल पर, गन्ना के फसल पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। किसान भाई ध्यान रखें, ये दवा का छिड़काव किसी अन्य फसल पर ना करें, सिर्फ मकई और गन्ना पर ही करें। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन इस प्रकार है: समुचित फसल चक्र अपनाना, खरपतवार रहित प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लाएं। बुआई हमेशा लाइनों में करें तथा पौधों से पौधों की दूरी उस फसल के अनुसार बनाए रखें, जिससे अन्य कर्षण क्रियाओं को करने के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता होगी। 3 से 4 सप्ताह में फसलों में उगे खरपतवारों की निंदाई गुड़ाई करें। फसलों के बीच में सूखी घास, फसल अवशेष का प्रयोग मल्चिंग के रूप में करें। यह विधि खरपतवारों के नियंत्रण के साथ साथ नमी संरक्षण में भी सहायक होती है। यदि कृषि उपकरणों को खरपतवार प्रभावित क्षेत्रों में लाया जाता है तो प्रयोगपूर्ण उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर लें। तो किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधियों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो निश्चित ही अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बनानापुर, जिला रोहतास के मृत्युंजय चौधरी ने। आपने दुधारू पशुओं में सिंग रोधन करने की तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सबसे बड़ी ज़रूरत ये आती है कि सिंग रोधन आखिर क्यों। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सिंग रोधन से एक तो जानवरों में जो हार्न कैंसर होने की संभावना रहती है यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट नहीं लगती है। इसके अलावा पशु में जो, इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप जानवरों को कम जगह में ज़्यादा रख सकते हैं। और ये सिंग रोधन जो होता है बड़ा आसान सा है। छोटा सा जो जानवर होता है, पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर आप उसके थोड़ा सा सर पे टच करिए, कहीं पर उसको छुइए, जहाँ पर आपको उसका कलिका से दिखाई पड़े, महसूस हो, वहीं पर थोड़ा सा आप ब्लेड से हल्का सा जगह बना लीजिए। और उसके बाद कास्टिक पोटास का जो विलेन होता है, इस विलेन में रुई को आप भिगो लीजिए, और भिगोने के बाद उस रुई को धीरे धीरे करके आप उस पर रब करिए, मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि खून सा आ जाएगा, और उस रुई को वहीं पर चिपका के आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे वो जो है घाव भरता जाएगा, वो अपने आप जो है रुई सूख करके झड़ जाएगी। तो ये छोटे जानवरों पर सिंग रोधन हो। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपको विलेन नहीं मिलता है तो कास्टिक पोटास की छड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक पोटास की छड़ का इस्तेमाल करने का तरीका ये रहता है कि आप जानवर का जहाँ पर बड है उसको थोड़ा सा स्पेस साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करने के बाद कागज़ की सहायता से या उसके होल्डर की सहायता से कास्टिक पोटास की छड़ को अच्छी तरह पकड़ लीजिए, और पकड़ने के बाद जहाँ पर उसका बड है उसी पर रख करके थोड़ी देर जला दीजिए। जलाने के उपरांत क्या होता है कि उससे थोड़ा सा एक विलेन सा निकलेगा, लेकिन उससे जो है आपको अपने जानवर की आँख को बचाना है, क्योंकि यदि आँख में चला जाएगा तो जानवर के अंधे होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, एक डिहार्नर आता है, ये इलेक्ट्रिक डिहार्नर होता है, और इसमें क्या करते हैं कि कास्टिक पोटास और या कास्टिक पोटास का जो विलेन है, इसकी जगह पर हम बड को उसी इलेक्ट्रिक डिहार्नर से जला देते हैं, और जड़ तक जलने के पश्चात फिर इसमें से सींग निकलने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें जरा सी चूक हो गई, क्योंकि अगर थोड़ा पूरी तरह से इसमें जानवर के अगर जड़ तक नहीं जला है, अगर किनारे से भी तो सींग निकल जाता है।
ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर किसी अच्छे टेक्नीशियन से आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सींग रोधन में सफलता मिलेगी। आपने कहीं बड़ा जानवर खरीदा, अब उसमें सींग रोधन कैसे करें, तो उसके सींग रोधन के लिए ये है कि आप या तो उसको आरी से काटें, या एक आता है इलस्ट्रेटर, ये एक रबड़ का मोटा सा छल्ला होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप जो कार्य करेंगे वो किसी टेक्नीशियन की ही मदद से करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो जानवर जिसका सींग रोधन करना है, बड़ा जानवर है, उसके सींग पर एक जो है बड़ा सा हम टाइट सा छल्ला चढ़ा देते हैं, और ये छल्ला जो है वो सींग में पोषक तत्वों की आपूर्ति को रोक देता है। और इसके रोकने से क्या होता है कि सींग थोड़े दिन में जो है सूख जाता है, और सूखने के उपरांत आप इसको काट करके अलग कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु स्ट्रॉबेरी की उन्नतशील किस्म और रोपाई तकनीक पर जानकारी। सर्दी मौसम में पान की फसल को रोग और कीटों से बचाव के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।